दोस्तों स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज 27 अगस्त और आज फिर स्टैटिक और करंट की जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है वो मैं लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी बार भी धन्यवाद कहूं कम है। आप लगातार जितना मुझे समर्थन कर रहे हैं, जैसा प्यार दे रहे हैं, मन में बस एक ही उमंग आती है, एक लहर आती है, एक ऐसी तरंग निकलती है कि आपके लिए जितना करूं उतना कम है। मैं रोज ये चाहता हूं कि आपके लिए कुछ नया करूं, कुछ नया लेकर आऊं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है, आप पूरा का वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, ईमानदारी से नोट्स बनाएं। ईमानदारी से आप नोट्स बनाएंगे, मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूंगा, शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, नहीं करना। अच्छा लगेगा तब करना, लेकिन पहले आप पूरा वीडियो देखना, अच्छे से नोट्स बनाना। और मैं लिख के ले रहा हूं, लिख के दे दूंगा कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023, स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 जो अभी कल ही घोषणा हुई है। और ये स्मार्ट सिटी अवार्ड में पहले नंबर पे जो है इंदौर को दिया गया है, दूसरी रैंक के लिए सूरत को दिया गया है और तीसरी रैंक में आगरा। फर्स्ट इंदौर, सेकंड सूरत और थर्ड आगरा को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये अवार्ड दिए जाते हैं और स्मार्ट सिटी मिशन जो 25 जून 2015 से स्टार्ट हुआ था, भारत सरकार ने एक मिशन चलाया था कि शहर में रह रहे लोगों के लिए, उनके लिए जीवन उपयोगी जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करें। तो उसके लिए एक स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया था। अब इसमें सिटी की तो मैं बात कर चुका हूं, लेकिन स्टेट में टॉप 1 पे मध्य प्रदेश है, टॉप 2 पे तमिलनाडु है और टॉप 3 पे उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दोनों संयुक्त रूप से हैं, ज्वाइंट है आपका यूपी और राजस्थान। यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ जो है ये आपका टॉप 1 पे है। अब बात करते हैं इंदौर। इंदौर बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है, लगातार चर्चाओं में रहता है, इसलिए एग्जाम में आता है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में एक शहर जो लगातार 6वीं बार क्लीन सिटी है, भारत का स्वच्छ शहर 6वीं बार बन चुका है, 6 टाइम क्लीन सिटी। यहां पर 2023 में 2023 में इंदौर में ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इंदौर में होने वाला है। और ये समिट जो है ये 26 है, 26 सम्मेलन इंदौर में होगा। 25th हुआ था जम्मू कश्मीर में, 24th हुआ था हैदराबाद में। ई गवर्नेंस सम्मेलन जो है 2023। उसके बाद स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, क्लीन एयर सर्वे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप 1 पे था, क्योंकि क्लीन सिटी है तो यहां पे क्लीन एयर सर्वे भी है। इसके साथ साथ इंदौर में 2023 में एनआरआई इंडियन, जिसे हम एनआरआई कहते हैं, समिट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 इंदौर में हुआ था। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि एनआरआई डे या प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को हमारे बापू कहां से आए थे, अफ्रीका से डंका बजाकर भारत पहुंचे थे। तो 9 जनवरी को इसी याद में एनआरआई डे मनाया जाता है और इसका सम्मेलन इंदौर में हुआ था 2023 में। उसके साथ साथ एशिया में सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट जो लगने वाला है इंदौर में, भारत का सबसे बड़ा या सबसे पहला इन्फेंट्री स्कूल जो है, पहला इन्फेंट्री स्कूल आपका इंदौर में। इंदौर में लता मंगेशकर एकेडमी एवं लता मंगेशकर म्यूजियम, संग्रहालय, एकेडमी और संग्रहालय लता मंगेशकर दोनों की दोनों इंदौर में। लता मंगेशकर से क्वेश्चन आता है कि इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001। तो यहां से एक नंबर पक्का है, यहां पर इंदौर क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो आपका
ई गवर्नेंस समिट हो, चाहे आपका क्लीन सिटी हो, या आपका क्लीन एयर सर्वे हो, इन्फेंट्री स्कूल हो, यहाँ पर सीएनजी प्लांट हो, इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अब चलते दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड। ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में दिया गया है ग्रीस के द्वारा। ग्रीस के द्वारा अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को एक सम्मान दिया गया है। एक्चुअल में हुआ ये था, ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है 2023 में जोहान्सबर्ग आपका दक्षिण अफ्रीका में। उसी सम्मेलन के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी को ग्रीस के द्वारा आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री जी ग्रीस गए थे और वहीं पर उनको सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान से। ग्रीस जिसकी कैपिटल एथेंस है, इसकी करेंसी मुद्रा दिरहम है तथा इसके राष्ट्रपति जो हैं कैटरीना याद रखना, कैटरीना इनके राष्ट्रपति हैं ग्रीस के, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया था। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी को कुछ महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं जो एग्जाम में जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी को लोकमान्य तिलक सम्मान से अभी सम्मान किया था। लोकमान्य तिलक ये सम्मान दिया था। उसके बाद मिस्र ने हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। जबकि पपुआ न्यूगिनी ने हमारे प्रधानमंत्री को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से सम्मानित किया पपुआ न्यूगिनी ने। तो महाराष्ट्र सरकार ने लोकमान्य तिलक की उपाधि दी, यहां पर मिस्र ने ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया, यहां पर पपुआ न्यूगिनी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया। तो ये 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सम्मान हैं जो हमारे मोदी जी को अभी हाल ही में दिया गया। अगला प्रश्न बहुत अहम बन जाता है और ये अहम है नेशनल स्पेस डे। 101% क्वेश्चन में बनने वाला, पेपर में आने वाला है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को, 23 अगस्त को। वो 23 अगस्त 2023 का वो ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पताका फहराया था। तो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है कि उसी जश्न में 23 अगस्त को हर वर्ष नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। तथा इसके साथ साथ जहां पर हमारा चंद्रयान पार्ट 3 जो था, जिस जगह पर उतरा था, जहां पर उसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी विक्रम ने, जिस जगह पर, उस जगह को शिव शक्ति कहा जाएगा। और चंद्रयान पार्ट 2 जो आपका 2022 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान पार्ट 2 जो 2019 में लॉन्च हुआ था, तो वो आपका जहां पर उतरा था उस जगह को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब हमारा चंद्रयान पार्ट 2 लॉन्च हुआ था 2019 में, और जब वो लैंडिंग कर रहा था, हार्ड लैंडिंग उसने करी और जिसके कारण वो क्रैश हो गया था और हमारा असफल हो गया था चंद्रयान पार्ट 2। लेकिन जहां पर उतरा है उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान पार्ट 3 आपको पता होगा, पार्ट 1 2008, पार्ट 2 2019, पार्ट 3 जो सक्सेस हुआ है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। 23 अगस्त 2023 को वहां पर हमने सक्सेस पाई थी। वहां पर रोवर था आपका प्रज्ञान, लैंडर था विक्रम, और पूरे भारत पहला देश बना था जिसने दक्षिणी ध्रुव में पताका फहराया था चांद का, जबकि चौथा देश बना था चांद पे पहुंचने के लिए। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट 23 अगस्त, और वो सक्सेस है 23 अगस्त 2023 की, जब हमने चांद पर आपका कदम रखे थे और चांद पे हमें सक्सेस मिली थी। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले एमसीक्यू की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है,
प्रश्न है कि पहला लाइव पेपरलेस लेन देन, पहला लाइव पेपरलेस लेन देन मतलब जो लेन देन होगा वो पेपरलेस होगा, मतलब यूपीआई के थ्रू डिजिटल लेन देन होगा। अभी भारत और सिंगापुर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि भारत और सिंगापुर के बीच में जितना भी लेन देन होगा वो पूरा डिजिटल होगा। तो डिजिटल लेन देन अभी भारत और सिंगापुर के बीच में अभी एक एग्रीमेंट हुआ था। अगर मैं पेपरलेस की बात करूं तो पेपरलेस से बनते 3 क्वेश्चन। पहला, पेपरलेस विधानसभा, पेपरलेस असेंबली। अगर पेपरलेस विधानसभा की बात होगी तो नागालैंड पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य। अगर पेपरलेस हाईकोर्ट की बात करूं तो पेपरलेस हाईकोर्ट आपका तिरुवनंतपुरम केरला। अब बात करता हूं सिंगापुर की, तो सिंगापुर जो की कैपिटल है वह है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है डॉलर। सिंगापुर के साथ भारत की कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर के बीच में युद्ध अभ्यास, जैसे अग्नि वॉरियर्स, जैसे सिम्बैक्स, सिम्बैक्स एक्सरसाइज, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर, ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ सिंगापुर के एक व्यक्ति जिनका नाम है पी राजकुमार, जो पी राजकुमार हैं ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, FATF के अध्यक्ष हैं। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। ये जो G7 ग्रुप है, जो टॉप G7 देश हैं, जिनका 7 देशों का जो संगठन है, उनके सम्मेलन हुआ था पेरिस में, और उस पेरिस सम्मेलन में FATF की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में ही है और ये क्या काम करता है, ये पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, उसे रोकना एवं आतंकवादी गतिविधियों पर ये रोक लगाता है। ये अपना आपका ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट जारी करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला है चीन और भूटान की सीमा में, अभी हाल ही में चाइना और भूटान की जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन में डेलिमिटेशंस, परिसीमन होने वाला है, और वो परिसीमन आपका उसके लिए पहली बैठक हो चुकी है। मतलब चीन और भूटान दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के डेलिमिटेशन किया जाना है, परिसीमन किया जाना है, जो होने वाला है। आप भूटान और भारत के बीच में लगभग 699 किलोमीटर बॉर्डर लाइन टच होता है, लगभग 699 किलोमीटर। सिक्किम, असम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान से सीमा बनाते हैं। तो भूटान और चीन के बीच में अभी परिसीमन होने वाला है। अभी परिसीमन की बात करूं तो परिसीमन हमारे भारत में बात करूं तो लोकसभा सीटों का डेलिमिटेशंस या विधानसभा सीटों का डेलिमिटेशंस अभी 2026 में होना है। तो परिसीमन मतलब होता है सीमा का बढ़ाना, सीमा को घटाना, ठीक है। तो जो मैं अपने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं परिसीमन, तो चुनाव आयोग परिसीमन करवाता है। उसमें एक आयोग बनाया जाता है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, रिटायर्ड जज होता है उस आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। तो परिसीमन अलग है, लेकिन यहाँ पर परिसीमन होगा बॉर्डर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी बड़ा अहम है चीन और भूटान के साथ, क्योंकि आपको पता हो कुछ समय पहले डोकलाम विवाद हुआ था। भूटान के बिल्कुल नजदीक एक डोकलाम जगह है जो चुम्बी घाटी में आता है, जहां पर कि चीन की सेना आ चुकी थी, फिर हमने वहां पे अपनी सेना भेजी थी। तो डोकलाम डिस्प्यूट जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार के अनेक विवाद जो भूटान और चीन के बीच में है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। इस पे भी चर्चा बनी रहेगी, क्योंकि भारत जो है बहुत अहम है, क्योंकि भारत ठीक भूटान इधर हो गया, इधर सिक्किम हो गया, तो भूटान और सिक्किम और बीच में चीन अपना एरिया मानता है, तो भी बड़ी अहम बैठक होने वाली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलते हैं अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। वो ये है महिला फीफा विश्व कप, वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो है ये अभी संपन्न हुआ है। ये इस बार हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में,
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वुमेन फीफा वर्ल्ड कप, और इसमें स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। स्पेन डिफीट इंग्लैंड। फीफा वर्ल्ड कप 2023 वुमेन्स। अगर मैं फीफा की बात करूं तो 1904 में फीफा की स्थापना, फुटबॉल फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैंटिनो, प्रेसिडेंट जियानी इन्फैंटिनो हैं। भारत की रैंक फीफा में 99 है, जबकि टॉप 1 पे कौन है? अर्जेंटीना है। अब फीफा वर्ल्ड कप अगर मैं 2022 की बात करूं, जो मेंस का था, पुरुषों का था, इसमें ये कतर में हुआ था, कतर की कैपिटल दोहा में, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। उस समय मेसी अर्जेंटीना, एम्बाप्पे फ्रांस, जबरदस्त ये फाइनल हुआ था और अर्जेंटीना ने डिफीट फ्रांस को हराया था। और अगर मैं 2026 की बात करूं, 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, मतलब उत्तरी अमेरिका के 3 देशों में होगा। नॉर्थ अमेरिका के 3 देश मैक्सिको, यूएसए और कनाडा में 2026 फीफा वर्ल्ड कप मेंस होने वाला है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान, ये सहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान जी। और बिस्मिल्लाह खान जी बहुत प्रसिद्ध सहनाई वादक, जिनकी पुण्यतिथि है, जिनकी डेथ डेट है 21 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी। 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हुई थी और 2001 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 21 मार्च 1916 को बिहार में इनका जन्म हुआ था। 21 मार्च 1916 को बिहार में जन्म हुआ था। 2001 में भारत रत्न, 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये बहुत बड़े सहनाई वादक हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि आपका संगीत से संबंधित है, जैसे किशन महाराज तबला वादक है, बहुत प्रसिद्ध। अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा भी आपका तबला वादक है। शंभू महाराज, ये आपके कथक नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध नाम। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज को तो कौन नहीं जानते, ये कथक के लिए प्रसिद्ध हैं। और पंडित रविशंकर जी, ये सहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, यहां से हर बार क्वेश्चन में पेपर में आता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। अमीर खुसरो, आपको पता होगा कि तबला के जनक माने जाते हैं भारत में, ठीक है। तो ये तबला से संबंधित यहाँ पे किशन महाराज, अनोखे लाल मिश्रा, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब चलते हैं अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों जब भी आप तैयारी करते हैं तो ईवीएस से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो वन से, फॉरेस्ट से संबंधित हो, चाहे ईवीएस से संबंधित हो, चाहे प्रदूषण से संबंधित हो, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है अभी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम करंट अफेयर्स की क्लास में? इस वजह से क्योंकि 21 अगस्त को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी 1972 में। तो देखो ये करंट अफेयर्स तो है ही है, लेकिन इसका स्टैटिक भी बन चुका है। तो यहां पर मतलब तैयारी जीएस की ऐसे होनी चाहिए कि जिस माह आपका पेपर है उस माह से संबंधित या उससे पहले माह से संबंधित आपको जीएस, हिस्ट्री उसकी, पॉलिटी उसकी, ज्योग्राफी उसकी आनी चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम आया था 1927 में। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, ये आया था 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण अधिनियम, ये मैंने पहले क्या कहा, वन्य जीव वो अलग है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अलग है, लेकिन वन संरक्षण वो 1980 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981, जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, बहुत महत्वपूर्ण, आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हर बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपका पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, आपका जैव विविधता अधिनियम, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, असम राज्य में 4 नए जिले अभी बनने जा रहे हैं, उनकी घोषणा होने वाली। असम बड़ी चर्चा में रहता है। असम जिसकी कैपिटल दिसपुर है, जिसके सीएम हेमंत बिश्व शर्मा है, जिसके गवर्नर राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया इसके गवर्नर है। असम नेशनल पार्कों के लिए जाना जाता है। यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क है और देहंग पटकई नेशनल पार्क है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सिकोवा, राजीव गांधी, औरंग। राजीव गांधी पहले उसको औरंग के नाम से जाना जाता, उसे राजीव गांधी भी उसके साथ जुड़ चुका है, एवं देहंग पटकई। तो असम जहां पर नए 4 जिलों की घोषणा होने वाली है। असम आपको पता होगा पूर्वोत्तर का प्रहरी कहलाता है। ये 7 सिस्टर स्टेट में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आता है, ये असम राज्य है। ठीक है, तो इस तरह से आज महत्वपूर्ण एमसीक्यू में लेकर आया। तो दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब भी आप कुछ भी कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे आप कोई यूट्यूब में स्टडी से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप घर में पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो शिद्दत से करें। आप जो भी काम मन से होता है, जो भी काम मन से करता है आदमी, उसमें कभी भी वह असफल नहीं होता है। आपका मन होना चाहिए, आपका खुद पे विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, क्योंकि आपको आपसे सबसे ज्यादा अगर कोई आपको जानता है तो आप ही जानते हो ना। मैं आपको ज्यादा जानता हूं ना आपकी फैमिली वाले, आप आपको खुद ब खुद ज्यादा जानते हो। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, खुद की योग्यता पे विश्वास रखें, कभी खुद को कम ना आके, कभी अपनी योग्यता पर शक न करें, अपने आप को कम ना आके। समय लगता है, समय आता है, समय लगता है, बस ये होता है कि समय जरूर लगता है, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब हम निरंतर मेहनत करते हैं। निरंतरता में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे माना कुछ भी काम करते हैं तो बहुत लाइटली लेते हैं चीजों को। मैं मानता हूं जो भी चीजें आपको ज्ञान देती है, जीवन का हर दिन, हर सुबह, हर पल, हर जगह ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ नया मिले। हर दिन आपको नया मिलना जरूरी है। तो दोस्तों अब जल्दी से आपसे आज मुलाकात होने वाली है 8 विषयों के साथ, जबरदस्त तरीके से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यूं ही जुड़े रहें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो नोट्स कंप्लीट करें। मैं हर महीने में टेस्ट जरूर लूंगा। अभी आपका जब हर महीने की लास्ट डेट होगी तो पूरे मंथ का स्टैटिक करंट के साथ साथ एक क्विज होगी जो आपके साथ होगी। तो मेरा प्रयास तो ये है कि मैं आपके लिए कुछ नया करूं, और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप नया सीखने के लिए तैयार रहें, आप प्रिपेयर रहें, आप मन बनाकर तैयार रहें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।